हम लोग एसी फंडामेंटल देख चुके हैं, है ना। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एसी क्वांटिटी। ठीक है, वो एसी क्वांटिटी या वोल्टेज हो या करंट हो, जो भी हो, है ना, उसको हम डिफरेंट तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हम देख चुके हैं कि पहला मेथड क्या है, कोई किसी इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, इस तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा कि इसको एक वेव फॉर्म के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर हमारा क्या है, टाइम है, और इधर हमारा क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक साइनसॉइडल वोल्टेज हो गया। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि इसको आप पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पोलर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वी एम, और इसका एंगल देखो, ये अगर प्लस माइनस फाई है, ठीक है, फेज एंगल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर ये फेज एंगल इसमें प्लस माइनस फाई है, तो ओमेगा क्या, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, वो पूरे इंडिया में क्या होगा, फिक्स होगा। टी इज द टाइम, साइन इज साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी, साइनसॉइडल फंक्शन। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे चेंज हमारा फाई होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस, प्लस ही लेकर चलते हैं सिर्फ। ठीक है, तो प्लस फाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा हमने तरीका बताया है कि फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर इधर हमारा रेफरेंस है, ठीक है, तो रेफरेंस के साथ ये एक एरो हम बनाएंगे। वो एरो क्या, कितना एंगल बना रहा होगा, वो एंगल रेफरेंस के साथ फाई बना रहा होगा। एरो बनाएंगे जो रेफरेंस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, फाई बना रहा होगा। और लेंथ ऑफ द एरो, ठीक है, ये या तो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, और आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आरएमएस, ये दोनों में से किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे भी ये जो हम लिखते हैं पोलर फॉर्म, ये किस में हो सकता है, या तो मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में होगा या आरएमएस के टर्म में होगा। ठीक है, आरएमएस के टर्म में होगा। तो ये भी मैक्सिमम आरएमएस के टर्म में हो सकता है, ये भी मैक्सिमम और आरएमएस दोनों में से किसी के टर्म में हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने फेजर ड्रॉ किया, ठीक है, हमने क्या ड्रॉ किया, ये फेजर ड्रॉ किया जिसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो हमारा रेफरेंस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 90 डिग्री पे ये क्या है, हमारा वर्टिकल एक्सिस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोलते हैं, रियल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, रियल एक्सिस। और जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा क्या है, एक फेजर है। यहाँ पे क्या है, हमारा एक फेजर है जो कितना एंगल बना रहा है, ये फेजर हमारा एंगल बना रहा है फाई। ये फेजर फेज एंगल बना रहा है फाई, किसके साथ, रेफरेंस के साथ, रियल एक्सिस के साथ। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट अलोंग रियल एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट अलोंग इमेजिनरी एक्सिस होगा। जो रियल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा इसे हम रियल कंपोनेंट ऑफ दिस साइनसॉइडल क्वांटिटी बोलेंगे। और ये क्या होगा, अगर आरएमएस के टर्म में लिख रहे हैं, ये क्या है, भी है, तो भी कॉस फाई। और ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज भी साइन फाई, दिस कंपोनेंट इज भी साइन फाई। ठीक है, तो अब ये जो भी है ना, अब ये जो भी है इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साइनसॉइडल क्वांटिटी भी इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। जे किसको, यहाँ पे आई इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आई
सर्किट थ्योरी में क्या करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम क्या उस इमेजनरी क्वांटिटी को उस आई के जगह क्या लिख रहे हैं, जे लिख रहे हैं, जहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू होगा भी कॉस फाई और बीटा इक्वल टू होगा भी साइन फाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्लस जे। ठीक है, तो भी इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी साइनोसॉइडल क्वांटिटी। दिस इज द पोलर वे, पोलर है ना, दिस इज द पोलर मेथड, पोलर, दिस इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है फेजर, फेजर। ये क्या है वेवफॉर्म, वेवफॉर्म। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, पोलर, इक्वेशन, पोलर है ना, वेवफॉर्म, फेजर और ये कॉम्प्लेक्स। अब जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई कम इम्पोर्टेंट है ना। जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इन सब का कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत पड़ रहा है, कहीं फेजर का ज़रूरत पड़ रहा है, कहीं कॉम्प्लेक्स का ज़रूरत पड़ रहा है, कहीं पे हमें पोलर का ज़रूरत पड़ रहा है और कहीं डायरेक्ट इक्वेशन का ज़रूरत पड़ रहा है अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। क्या है अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब क्या, अलजेब्रा का मतलब जोड़ घटा गुना भाग है ना, इतना ही ना। अलजेब्रा का मतलब क्या, जोड़ घटा गुना भाग, यही अलजेब्रा है। ठीक है, तो अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो पहले क्या है, जोड़ना है। ठीक है, पहले क्या करना है, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जोड़ना है। पहला अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है v इक्वल टू v1 इक्वल टू भी m1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और दूसरा क्वांटिटी है हमारा v2 इक्वल टू भी m2 साइन ओमेगा टी और प्लस फाई टू। फेज एंगल अलग है और क्या मैग्नीट्यूड अलग है। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री में जोड़ने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तोड़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, अल्फा 1 प्लस जे बीटा 1, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ हमारा अल्फा 2 प्लस जे बीटा 2। जहाँ पे अल्फा 1 इक्वल टू क्या है हमारा, देखो तो भी एम कॉस फाइव 1, भी m1 कॉस फाइव 1, और बीटा 1 इक्वल टू क्या है, भी m1 साइन फाइव। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अल्फा 2 इक्वल टू क्या है, भी m2 कॉस फाइव 2, और बीटा 2 इक्वल टू क्या है, भी m2 साइन फाइव 2। यही है ना। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ना आसान है। अगर हम v1 प्लस v2 निकालना चाहते हैं, v1 प्लस v2 निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, रियल कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दो, प्लस जे बीटा 1 प्लस बीटा 2। बस आसान है ना, जोड़ दिए। ठीक है, तो जहां पे भी एडिशन, क्या समझ में आया यहाँ पे, कि जहां पे भी हमको एडिशन करना है वहां पे हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वहां पे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज करेंगे। जहां पे सब्सट्रैक्शन करना होगा वहां पर भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही यूज करेंगे। अगर सपोज करो यहाँ माइनस करना होता, यहाँ माइनस हो जाता। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर करना होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एडिशन सब्सट्रैक्शन करना आसान है। ठीक है, चलो अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। क्या कर रहे हैं हम, v1 इंटू v2 निकाल रहे हैं, v1 इंटू v2 निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो अगर इस फॉर्म में हो तो करना ज़्यादा आसान है। कौन सा फॉर्म बताते हैं, देखो अगर ये इस फॉर्म में हो जाए, है ना, क्या हो जाए, भी
भी M1 एंगल फाई 1, भी M1 और ये एंगल क्या फाई 1, और ये क्या हो जाए भी M2 और इसका फेज एंगल क्या है फाई 2। इस फॉर्म में अगर इसको हम लिख देते हैं तब हम V1 इंटू V2 आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भी M1 इंटू भी M2, ठीक है। और एंगल अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एंगल क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डिवीजन निकालना चाहते हैं V1 बाय V2 निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा हमारा भी M1 बाय भी M2 और एंगल क्या होगा, एंगल जो ऊपर नॉमिनेटर में है वो पॉजिटिव माइनस जो डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या समझे कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो हमारा पोलर में करना आसान है, ठीक है। वो हमारा किस में आसान है, पोलर में करना आसान है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।